तब्दीली वहां नहीं रही। तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। नाम घसीटा तो मेरा नाम जवान देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान का। जी अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम तरीन खबर, डीजी ISPR की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पे उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में इस वक्त जो एक इंतशार फैलाए जाने की कोशिश, एक कोशिश नहीं बल्कि इसको मज़मूम साजिश करार देना चाहिए, उसका मुकम्मल सद्देबाब किया डीजी ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बल्कि इसके अलावा जो सियासी बयानिए के तौर पे चंद झूठ घड़े जा रहे थे जिनकी बिना पे अफवाज पाकिस्तान जैसे मोतबिर और बावकार इदारे को सियासत में घसीटने की एक गलत कोशिश हो रही थी, एक मनफी कोशिश हो रही थी, उस तमाम तर झूठे बयानिए का भी डीजी ISPR ने बहुत मुद्दलिल अंदाज में और बहुत बेहतरीन अंदाज में जवाब दे दिया, जिसके बाद वो तमाम तर झूठा सियासी बयानिया धड़ाम से जमीन बोस हो गया है। ना सिर्फ मुबैना धमकी आमेज मरासले के हवाले से डीजी ISPR ने कहा कि इसमें कहीं पर भी साजिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में कहीं साजिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। गोया जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक सियासी बयानिया था वो झूठ पर मबनी था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और साबिका हुकूमत यही केस बिल्ड कर रही थी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में अफवाज पाकिस्तान ने, सिक्योरिटी के इदारों ने भी तस्लीम किया है कि जी साजिश हुई थी। लेकिन आज डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये दो टोक अंदाज में वाज़ेह हो गया कि साबिका हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं थी, कोई अमरीकी धमकी नहीं थी, कोई अमरीकी साजिश नहीं थी, कोई बैरूनी फंडिंग नहीं थी, कोई गद्दारी नहीं थी, ना ही पाकिस्तान के अंदर से कोई मुआविनत की गई थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से ऑप्शंस दिए जाने का साबिका हुकूमत की तरफ से एक झूठा बयानिया सामने आ रहा था, उसको भी रिफ्यूट कर दिया गया डीजी ISPR की तरफ से। उन्होंने कहा कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने कोई ऑप्शंस नहीं दिए, बल्कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से अप्रोच किया गया आर्मी चीफ को कि डेडलॉक है और इसमें हेल्प आउट किया जाए, और खुद ही ऑप्शंस हुकूमत की तरफ से आए। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो एक एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया था साबिका पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत का अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, उसको भी रद्द कर दिया गया है और कहा गया है कि अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान से फौजी अड्डे नहीं मांगे। तो यानी कि जिन चीज़ों की बुनियाद पे एक सियासी झूठा बयानिया घड़ के अफवाज पाकिस्तान को सियासत में घसीटने और अफवाज पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कमज़ोर करने या उनको मेलाइन करने की एक साजिश जो हो रही थी, उस साजिश का आज भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और कमर तोड़ जवाब दिया गया है आज डीजी ISPR की तरफ से। साथ ही ये भी कहा गया है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, और सियासी इस्तेहकाम की निशानियों के हवाले से डीजी ISPR की तरफ से कहा गया कि डॉलर का रेट नीचे आना शुरू हो गया है, स्टॉक मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई है। तो ये अच्छे इशारे हैं जो कि सियासी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। डीजी ISPR ने यह भी कहा कि अब मुल्क में कभी भी मार्शल लॉ नहीं आएगा, जमहूरियत की बका में ही पाकिस्तान की बका है, मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, और इसके लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ, आईने पाकिस्तान के साथ और तमाम रियासती इदारों के साथ खड़ी है। सिर्फ यही नहीं, डीजी ISPR ने यह भी वाज़े कर दिया कि जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चला के और वैसे भी जिस तरह से रेगुलर मीडिया पे चंद हिमायतियों के जरिए, अफसोसनाक अमर है ये, जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक मजमूम साजिश खड़ी की गई जिसमें भारत का भी एक बहुत बड़ा अहम हाथ है, उसको भी ख़त्म होना चाहिए। उसके सद्देबाब के लिए डीजी ISPR ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के आज वाज़े पैगाम दे दिए। तो यानी कि आज अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की इस खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और इस वाज़े प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई दो राय बाकी नहीं बचती कि वज़ीर आज़म इमरान खान साबिका वज़ीर आज़म हो चुके हैं, शहबाज शरीफ मौजूदा वज़ीर आज़म हैं एक आइनी जमहूरी तरीक़े से, और अब मुनासिब यही है कि इस हुकूमत को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत को काम करने दिया जाए और ये आइन और कानून और जमहूरी और पार्लिमानी तरीक़ों के मुताबिक काम करे। और सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, कौमी सलामती को दरपेश है, वो मईशत की बहाली का है। तो तमाम तर तवज्जो ना सिर्फ हुकूमत की बल्कि तमाम रियासती इदारों की इस वक्त कौमी सलामती को बजरिया मईशत सिक्योर करने के हवाले से होना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम में भी हम ख़ास तौर पे
इसी उमूर पे बात करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, किस तरह संभाला दिया जा सकता है ताकि पाकिस्तान की कौमी सलामती मजीद महफूज हो सके। और इसके लिए आज प्रोग्राम में हमने दावत दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, साबिक वजीर ख़जाना रहे हैं इसहाक डार साहब। बहुत इनकी तारीफ हुई जब ये वजीर ख़जाना थे और बहुत इन्होंने मामलात को पाकिस्तान में मईशत को संभाला भी दिया। तो इसहाक डार साहब से पूछेंगे कि अब उनका विजन पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी के लिए क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर इसहाक डार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं जी? जी थैंक यू वेरी मच इसहाक डार साहब एंड गुड टू हैव यू बैक इन द प्रोग्राम, क्योंकि मेरे ही प्रोग्राम के जरिए चंद साल कबल 3-4 साल कबल आप पर पाबंदी लग गई थी। सो गुड टू हैव यू बैक इन द प्रोग्राम, हेल्दी एंड स्माइलिंग। सर आप क्या समझते हैं DGISPR की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने बिल्कुल राइटली डिस्क्राइब किया, रिलेट किया कि नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम से मुंसलिक है और सियासी इस्तेहकाम सर तब तक लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं हो सकता जब तक कि मईशत मजबूत ना हो। तो सर इस वक्त जो पाकिस्तान की मौशी हालत है इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामुद व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिल्कुल आपने माशाल्लाह रिमार्केबल मेमोरी आपकी कि आपके प्रोग्राम मुझे बैन नहीं लगा था बल्कि हम 7वें मिनट पे ऑफ एयर हुए थे। इट वाज 7th प्रोग्राम और आपकी मैनेजमेंट को उस वक्त फोन कॉल आई थी कि अगर आपने प्रोग्राम बंद नहीं किया तो फिर अभी आपका चैनल का लाइसेंस कैंसिलेशन का लेटर आ जाएगा। एनीवे पास्ट इज पास, अल्लाह का फजल है। ये अब आज हम दोबारा प्रोग्राम कर रहे हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी थी और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि काफी जो इब्हाम था और जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो अभी गवर्नेंस में नहीं है वो निकल के उन्होंने बहुत ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। उसकी क्लैरिफिकेशंस जो जरूरी थी वो आनी चाहिए थी और आ गई। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि ये क्लियर हो गया कि जी वो साइफर लेटर था, कुछ भी नहीं था उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है जो कहा गया और जो जी फॉरेन फंडिंग है यानी गद्दारी के तक पहुंचा दिया। तो एक तो ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरा ये कि बिल्कुल जैसे आपने कहा और DGISPR ने भी कहा कि ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये सबसे इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। और आपने देखा कि अभी काम शुरू नहीं हुए और अल्हम्दुलिल्लाह PMLN का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। PMLN के टेन्योर में 2013-18 में ये पाकिस्तान को 2016 में जबकि हम जब शुरू किया तो वी वर मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री। 3 साल के रिफॉर्म्स, पहली दफा का प्रोग्राम मुकम्मल करना और हाईएस्ट रिजर्व पे जाना, लोएस्ट इन्फ्लेशन पे ले आना 40 साल में, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कर लेने, 6% ग्रोथ पे ले जाना, बेस्ट स्टॉक मार्केट साउथ एशिया में हो जाना, मोस्ट स्टेबल रुपी हो जाना। तो ये सारी चीजें वो थी जिसके नतीजे में प्राइस वाटरहाउस कूपर ने कहा था कि पाकिस्तान, अब जो ग्लोबल रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान 2030 में दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहा है उस स्पीड से अगर हम चलते। और अनफॉर्चुनेट है कि जो कुछ अगर उसी को लेके आगे जाया जाता और उन्हीं लाइंस पे काम भी कर लिया जाता तो आज शायद हम 7-8% की ग्रोथ पे होते और हम शायद 2-4 साल बचा लेते और शायद जल्दी G20 में जो प्रीमियम क्लब है दुनिया के उसमें शामिल हो जाते। बहरहाल इट्स नेवर टू लेट। अभी 54th इकोनॉमी 2034 में 2034 में प्रोजेक्ट हो रहे हैं तो ये काफी लम्हा फिक्रिया है। जो अब आपने जो मईशत के हवाले से बात की, जो 3.5 साल में जो हमारे कोर प्रॉब्लम्स आई है, हमारी जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का फेलियर्स है और उसमें जो मेजर उस फेलियर्स की वजह से हमारा रुपया जो है वो बड़ा बुरी तरह पिटा और स्लाइड किया उसने, उसकी कदर उसने खोई और आज वो साउथ एशिया की कमजोर तरीन करेंसी बन गया जो कि मोस्ट स्टेबल करेंसी थी 12 दिसंबर 2017 तक। आप ब्लूमबर्ग गूगल करेंगे तो आपको मिलेगी पाकिस्तान रुपी हैज बीन मोस्ट स्टेबल सिंस 2014 टिल रीसेंट स्लाइड। तो सर यहाँ पे इंटरप्ट करने की इजाजत दीजिएगा। आपके नजदीक विजन क्या है, पॉलिसी क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है कि पाकिस्तानी रुपए की कदर को मुस्तहकम किस तरह किया जा सकता है? क्योंकि मुझे इजाजत दीजिए सवाल करने की, आप पे इल्जाम ये लगता रहा कि आप डॉलर को मसनूई तौर पे उसकी मसनूई कीमत पे बरकरार रखते रहे, तो इसकी जरा वजाहत कर दीजिएगा। जिस तरह ये वो लोग इल्जाम लगाते रहे जो आज यानी स्टेट इंटरेस्ट को और मुल्की मुफाद के खिलाफ भी बातें कर रहे थे
कि जी ये बैरूनी साजिश हुई। आज आपने देख ली DGISPR की कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये साइफर दर्जनों आते हैं, ये जो भेजने वाला तो उसका ओपिनियन और एनालिसिस होता है, जो अपने होस्ट कंट्री में किसी को मिलते हैं वहां के फॉरेन ऑफिस जाके या वहां की किसी और मिनिस्ट्री में, तो ये साइफर वो हमारे अपने लोगों के होते हैं, हमारे अपने एम्बेसडर्स के होते हैं। तो अब आपकी बात जो आपने फरमाई वो उसी तरह का ये एक झूठा इल्जाम था। भाई 3.5 साल आपके पास थे, मैं रिपीटेडली सोशल मीडिया में आपसे डिमांड करता रहा, उससे पहले भी मैं करता रहा, और भाईजान आप पूरे पाकिस्तान की आवाम को निकाल के दे जी, ये इंटरवेंशन हुई है। अगर आपको याद हो तो यहां तक बात एग्जेजरेट कर दी गई थी, $2 बिलियन अ मंथ मैं उसको इस्तेमाल करता था। एक तो यह है कि आप 2 हफ्ते के लिए 4 हफ्ते के लिए तो शायद कोई आर्टिफिशियल कुछ मैनेज कर लें, नॉट फॉर 4 years, इट्स नॉट पॉसिबल। दुनिया में कोई आपको ये नहीं कहेगा कि ये मुमकिन है। एक नंबर 2, अगर वाकई $2 बिलियन अ मंथ की इंटरवेंशन से रुपया स्टेबल रखा था तो इनको चाहिए कि ये पूरी की पूरी तफसील कौम को देते, और ये अभी 43 महीने करीबन गवर्नेंस में रहे हैं, तो इनको तो $86 बिलियन की वो सेविंग होनी चाहिए थी। वो $86 बिलियन आज फॉरेन रिजर्व का हिस्सा बनते अगर इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। तो ये एक पॉलिटिकल गिमिक है, ये अनफॉर्चुनेट जमात है। चले सर, ये तो सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन, ये तो पास्ट का हिस्सा बन गया ना। मैं अब आपसे व्हाट नेक्स्ट, व्हाट द वे फॉरवर्ड नेक्स्ट, कि अब रुपए की कदर को मुस्तहकम करने के लिए आपकी पॉलिसी या आपका प्लान क्या होगा, और किस तरह आप डॉलर को नीचे लेके आएंगे सर? जो डॉलर नीचे आएगा वो आपकी एक अपना मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की करेक्शन से आएगा, आपके स्ट्रक्चर रिफॉर्म से आएगा, आपके स्टेबलाइजेशन मेजर्स आपको लेने होंगे जो गरीब हैं ताकि वो बहुत ज्यादा हिट ना हो उनसे। तो ये सारा पैकेज जो है वो नॉर्मली लोग भी देख रहे होते हैं, वो एंड जो उसका रिजल्ट होता है कि स्टॉक मार्केट इधर जा रही है, रुपया इधर जा रहा है, इसके पीछे बहुत काम हो रहा होता है। तो वो जो हमने करेक्शन अपनी उस वक्त की 2013 में आके, और फिर हम उसको एक रोड मैप दिया, उसके ऊपर चले और फिर डिलीवर हुए, और हर आने वाला महीना जो था वो पिछले महीने से बेहतर खबर होती थी। तो हमें अपनी सारी पॉलिसीज को रिव्यू करके, ये नहीं है कि आप कोई स्विच बटन है कि आप ऑन ऑफ करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन एक जो इमेज होता है, एक जो कॉन्फिडेंस होता है लोगों का या इन्वेस्टर का या मार्केट्स का, वो आपने देख लिया। सर इस वक्त डॉलर का रेट पाकिस्तान में सर 182 181 पे जो है वो ट्रेड कर रहा है, ये कितना होना चाहिए आइडियली, और कितना आपका एक विजन होगा या पॉलिसी होगी कि कितना लोअर आपने इसको लेके आना है सर? मैं फिर प्लीज वी शुड नॉट यूज द वर्ड्स क्योंकि ये कॉम्प्लिकेट करते हैं। जब आप बैनुल अक़वामी अदारों से डील करते हैं, खास खुसूसन IMF, जब आप ये करते हैं क्योंकि हमारे इन्हीं लोगों ने इतनी जो प्रोपेगेंडा किया था कि जी ये आर्टिफिशियल है, तो फिर इनको जब ये हुकूमत पे तो उन्होंने पूछा, और ये कुछ नहीं उनको दे सके, वो था ही कुछ नहीं। ये जो नॉर्मल इंटरवेंशन हर सेंट्रल बैंक करता है, अगर 5 साल में आपने $6 बिलियन से कम इंटरवेंशन की है, तो इनके तो जब 152 पे रहे तो इन्होंने 7-8 बिलियन तो उस वक्त तक इन्होंने इंटरवेंशन कर ली हुई थी। ये बात ये है जी कि ये डॉलर आपको जब करेक्टिव एक्शंस लेंगे, जब आपकी इन्फ्लेशन नीचे जाएगी, जब आपकी जो है इंटरेस्ट रेट्स करेक्ट होंगे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के बाद, तो ये आपका रुपया इंप्रूव होगा। मेरे नजदीक आज ये इसकी ओवर डिवैल्यूएशन है और इसकी ओवर डिप्रिसिएशन हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल परवाह नहीं की इस तरफ। और ये तो सर आपके नजदीक आइडियली कितना रेट नीचे आना चाहिए, कोई फिगर? मेरे नजदीक इन द फर्स्ट फेज, जो कि दिनों की नहीं होगी, ये चंद हफ्तों की होगी और चंद महीनों की बल्कि हो सकती है, इट शुड बी अराउंड 160। और सर आप छोड़ के कितने पे गए थे? मैंने छोड़ा था 104.50 पे, एंड इट वाज स्टेबल फॉर लास्ट 3.5 years। लेकिन फिर मिफ्ता इस्माइल साहब आए, उनके टेन्योर में भी ये कहां तक गया सर? ये उन्होंने 10 रुपए उनके टेन्योर में हुआ था। वो चूंकि ये IMF का हमेशा से प्रेशर था कि 8-10 रुपए करें, मैं चूंकि ना मैंने कभी 98-99 में प्रेशर को एक्सेप्ट किया, I always told them mind your business, you have nothing to do with it। हमारे प्रोग्राम में कोई रुपी स्लाइड करने की कोई हमने तय नहीं किया था कि हम करेंगे, और हमने कहा था कि आप इसके नतीजे में आप अचीव क्या करते हैं, रिजर्व। हमने कहा हमारे साथ रिजर्व टारगेट, फॉरेन से रिजर्व टारगेट सेटल करें। तो हमारा 20, 13, 16 का जो प्रोग्राम था, हमने उनसे रिजर्व फॉरेक्स रिजर्व किए, तो हमने अचीव किए, ओवर अचीव किए। तो सर आप देखते हैं कि ये 160 पे वापस आएगा, नॉट गोइंग बैक टू 104, 105 या 115, 120 तक इतनी जल्दी नहीं। अल्लाह करे आपकी मईशत जो है वो आप यानी 7-8% GDP पे चले जाए, लो से इन्फ्लेशन हो जाए,
साल 2 साल डाउन द लाइन तो आप बिल्कुल ये 104 पे तो शायद नहीं आएगा। आई थिंक दैट इज वेरी इम्पॉसिबल। लेकिन ये यानी मजीद नीचे आएगा, आई थिंक 140 पे फिर आ सकता है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस पे, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। इंटरेस्ट रेट इस वक्त 13% को छू रहा है। इंटरेस्ट रेट आपके नजदीक आइडियली कितना होना चाहिए ताकि पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर सके? मैं अर्ज करता हूँ, देखिए अगेन इंटरेस्ट रेट जो है उसका डायरेक्ट नेक्सस होता है इन्फ्लेशन के साथ जी। और जो हमारे जमाने में जब इन्फ्लेशन हम 5.25% पे ले आए, आपको याद होगा कि 2017 में जो पॉलिसी रेट था वो 5.25 था और इन्फ्लेशन रेट 4% पे हम ले थे, तो करीबन 1% अगर इंटरेस्ट रेट को कहते हैं कि रियल सेंस में पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट, हमने उनको यही कहा था कि भाई आप हमें इंटरेस्ट रेट नहीं बताएंगे, हम आपसे ये कमिट करेंगे प्रोग्राम में कि इंटरेस्ट रेट नेगेटिव नहीं होगा, इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होगा, विच मींस कि इन्फ्लेशन के साथ चलेगा। जब हम इन्फ्लेशन नीचे ले आए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 4% है तो हमारा इंटरेस्ट रेट 5.25 था। आखिरी साल में जब जिसका आपने जिक्र किया 2018 में जब मैंने छोड़ दिया, उस वक्त 6.25 पे ये गया था, 1% बढ़ा था, 10 रुपए की डिवैल्यूएशन हुई। 2 काम 5-6 महीने में हुए थे, आखिरी 5-6 महीने में। लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन को नीचे लाएंगे तो फिर इंटरेस्ट रेट भी नीचे ला सकते हैं। ये 13.25% पे ले गए थे, अगर आपको याद हो कोविड से पहले। कोविड की वजह से सारी दुनिया ने इंटरेस्ट रेट स्लैश किए, इन्फ्लेशन को भूल गए, और ताकि वो सपोर्ट के लिए उन हालात में एक्स्ट्राऑर्डिनरी उस वक्त जो रेट था ये 7% पे लाए थे। अभी इन्होंने तो चंद दिन पहले 2.5% की इंजेक्शन उसके की है, ऊपर लेके गए हैं, और अभी ये 12.25% पे है। इससे ये अफोर्ड नहीं कर सकती बिजनेस कम्युनिटी, ये अफोर्ड नहीं कर सकती इंडस्ट्री। इस इंटरेस्ट रेट को मैनेज करना होगा। मैनेज कैसे करना होगा? महंगाई को कम करना होगा। महंगाई कम कैसे होगी? रुपए को स्टेबल होना होगा। देयर ऑल इंटरलिंक्ड, ये पूरी साइकिल है, और इस साइकिल से जब आप गुजरेंगे तो ये रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड डूएबल। कोई ऐसी बात नहीं है कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमने करके दिखाया। यही वजह थी कि मार्केट्स ने पॉजिटिव रिएक्ट किया है कि पीएमएलएन ने माजी में भी किया, 98-99 में भी ये काम करके दिखाए, पीएमएलएन ने 2013-18 में भी ये काम करके दिखाए। ये वापस इलेक्ट हो गया शहबाज शरीफ साहब पीएमएलएन, तो ये अपोजिशन, मुतहदा अपोजिशन भी साथ होगी, तो मार्केट ने वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के तहत आपका करीबन 7 रुपए जो है वो रुपया इंप्रूव हो गया, और आपकी स्टॉक मार्केट में करीबन 2000 पॉइंट्स में सर आप ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, और एक पूरा साइकिल है। एक चीज बेहतर होती है तो बाकी चीजें भी ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन सर ये आप और मैं तो इस वक्त समझ सकते हैं, या जो माहिरीन हैं दीगर वो समझ सकते हैं आपकी बातों को, आपने करके भी दिखाया डेफिनेटली। लेकिन सर जो अवाम है, जो जनरल पब्लिक है, उसकी इस वक्त तवक्कुआत हुकूमत से ये हैं कि महंगाई फौरन से 24 घंटों के अंदर कोई जादू की छड़ी आप घुमाएं और उसको आप कम कर दें। तो सर आपकी आवाम के लिए कोई खुशखबरी कि महंगाई कब तक कम होगी, इन्फ्लेशन सीपीआई जो है वो कब तक सस्टेनेबल हो सकेगा, बेहतर हो सकेगा? सर कोई टाइम पीरियड आपके जहन में? मैं अर्ज करता हूँ, देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ। अभी तक जो इम्प्रूवमेंट आई है रुपए में, स्टॉक मार्केट में 3 दिन में 2200 पॉइंट ऊपर गई है, ये सेंटिमेंटल है कि जी एक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, जो खिंचाव था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस हो गया है, नई हुकूमत प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं, नई हुकूमत बनने जा रही है, तो एक साइकोलॉजिकल नफ्सियाती जो इम्पैक्ट होता है वो हुआ है। लेकिन बिल्कुल हमारा फोकस यही होना चाहिए, और उसके लिए हमने 2 टियर, देखिए इनकी मिसमैनेजमेंट बहुत थी। इनके अंदर अपने माफिया अंदर बैठे हुए थे, चीनी माफिया इनके अंदर था, आटा माफिया इनके अंदर था, दवाइयों का माफिया इनके अंदर था। तो जहां अंदर माफियाज हो, तो मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ कि हाउ कम कि चीनी हमारे जमाने में 52 से 55 रुपए से ऊपर नहीं गई, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट की परमिशन देते थे तो पूरा ऑडिट होता था कि वाकई कंट्री में एक्सपोर्ट सरप्लस है, अगर है तो इजाजत देंगे। फिर उसको भी ब्रोकन 1 लाख 1.5 लाख ताकि, और कंडीशन क्या थी शुगर इंडस्ट्री के ऊपर, ECC में मैं चेयर करता था कि जनाब अगर आपने लोकल मार्केट को मैनिपुलेट करके कीमत 1 या 2 रुपए बढ़ाई तो हम आपकी एक्सपोर्ट परमिशन कैंसिल कर देंगे। ये स्टेट की जिम्मेदारी है टुवर्ड्स दी आवाम के लिए, उस स्टेट को अपनी डिट करनी चाहिए, ये एनफोर्स करनी चाहिए। ये आए इनके जो शुगर माफिया जो इनके सपोर्टर थे, उनके कहने पे इन्होंने ऑडिट भी नहीं करवाया, और ये 10 लाख से ज्यादा एकदम से परमिशन दे दी। वो पहला कदम था कि शुगर ऊपर चली। आटे का भी यही हाल है। तो प्रॉब्लम यह है कि जब गवर्नमेंट खुद पैट्रनाइज करें इनडायरेक्टली, यानी नोइंगली और नॉट नोइंगली, यानी प्राइम मिनिस्टर इजाजत दे और ऐसे काम हो, तो फिर यही होता है। सर आप लोग कितने अरसे में महंगाई कम कर देंगे? सर अवाम तो ये पूछ रहे हैं आपसे।
नहीं, ये देखें बटन स्विच ऑन स्विच ऑफ तो नहीं है ना, पर हम करेंगे, हमने करके दिखाया है। अवाम शुड हैव फेथ इन अस कि हमने पहले भी करके दिखाया। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, हमने 2 दफा आगे भी पाकिस्तान को बैंकरप्सी से बचाया और निकाला, इंशाल्लाह अभी भी होगा हमारी। लेकिन सर वो मैंने आपसे गुजारिश की ना कि अवाम बड़ी, वो पंजाबी में कहते हैं ना, उतावली हुई हुई है, बड़ी बेसब्री हुई हुई है, वो कह रहे हैं जी हमें रिलीफ दें। आपने देखा कि मियां शहबाज शरीफ ने आते ही दो तरीके ना, या तो हम महंगाई को फौरी को नीचे ले आए, जो नहीं कर सकते उन्होंने, आपने देखा कि वो मिनिमम वेज उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया 25,000, उन्होंने वो 10% जो इंक्रीज दे दी पेंशनर्स, ऑल दिस, ये चीजें हैं आप फैसिलिटेट करते हैं। वी हैव लिटिल बिट, थोड़ा सा हमें सब्र के साथ करना पड़ेगा, लेकिन ये सारे काम डूएबल है, हो सकते हैं। आपने माफिया को किसी को पिनअप नहीं देना, करीब नहीं आने देना, होर्डिंग हो जाती है। लेकिन सर टाइम पीरियड नहीं आप दे रहे कि मतलब 1 महीने का इंतजार, 2 महीने में चीजें ठीक हो जाएंगी सर? गरीदा बीबी, ये देखें, यू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बंद बांधना है कि आगे आपके पास हर महीने में इंक्रीज हो रही थी। व्हाट इज द इन्फ्लेशन टुडे? 13%। जी बिल्कुल, 13%, 14% एक्चुअली हम छोड़ा था, इसे ह्यूज इंक्रीज। और हम फूड इन्फ्लेशन हमने 2% पे छोड़ी थी, ये तो अभी भी डबल डिजिट में 13-14% फूड इन्फ्लेशन, ये तो 24% तक गए हैं। तो इसको हमने सबसे पहला जो काम है इसको रोकना है कि भाई आगे हमने नहीं बढ़ने देना, साथ ही हमने मेजर्स लेने। इंशाल्लाह ये सारा काम हो रहा है और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून इसको डिलीवर करेगी, आवाम का इंटरेस्ट। और फिर हमने टारगेट सब्सिडी का सोचना है कि जो गरीब तरीन लोग हैं उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा कि 2013 में जो सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम था, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंट सिस्टम जाता था, वो हमने नंबर ऑफ फैमिलीज भी इंक्रीज की, हमने उनका क्वार्टरली स्टाइपेंड भी बढ़ाया जो हम देते थे, और 40 अरब को हम 124 अरब पे ले गए इन अवर टेन्योर। यू नो, जहां आपने जब भी आप रिफॉर्म करेंगे मुश्किल किस्म के, उसकी जो पेन है आपने कोशिश करनी है कि गरीब आदमी को प्रोटेक्ट करें। जो गरीब तरीन, जो कम इनकम वाले लोग हैं, उनको वो हिट ना हो। तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें हमने की हुई है, इसी के ऊपर पीएबल चलेगी। ठीक है सर, कुछ मजीद आपकी डिस्कशन, आपकी गुफ्तगू बहुत जबरदस्त है, बड़ी प्रॉमिसिंग है, बड़ी अच्छी लग रही है फ्यूचर के लिए जो पिक्चर आप पेंट कर रहे हैं। कुछ मजीद अहम सवाल आते हैं, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, मुझे इजाजत दीजिए, लस्से का शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं इसहाक डार साहब से, साबिक वजीर खजाना, मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा लंदन से हमारे साथ खासतौर पर आज इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं। लस्से का शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज स्पेशल इंटरव्यू कर रहे हैं हम लंदन से, जनाब साबिक वजीर खजाना इसहाक डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसहाक डार साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और मुझे लग रहा है कि ये सवाल मुझे सबसे पहले कर लेना चाहिए था। बाकी आपका पॉलिसी, आपका विजन तो उसके बाद की बात है। आप पाकिस्तान तशरीफ ला के वजारत खजाना संभालेंगे, वजीर खजाना बनने की आपकी ख्वाहिश, या आप समझते हैं कि आप इसको संभाल सकते हैं? उसके लिए सबसे बड़ी शर्त जाहिर है आपका पाकिस्तान तशरीफ वापस लाना, आपके पासपोर्ट का इजरा, ये जाहिर है एक पॉलिटिकल मैटर भी है, इसको पहले जरा जवाब दे दीजिएगा। मैं अर्ज करता हूं जी, देखिए एक तो ये है कि ये तो ऐसी हरकतें हुई हैं जैसे आजकल हो रही थी, और कुछ उसको ऑफसेट किया आज की DGISPR की प्रेसर ने। ये पासपोर्ट आप किसी का कैंसिल जो करना है ना, ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। अब जो बुनियादी हकूक दिए हैं, हर जो पाकिस्तानी है उसका राइट है कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट उसके पास वैलिड होना चाहिए। तो ये तो इतना घटिया हरकत की गई कि मेरा एक वैलिड पासपोर्ट, मैं इलाज के लिए आया तो उसको कैंसिल कर दिया। और जो मुझे रिसेंटली पता चला है कि पासपोर्ट ऑफिस को ये लिख दिया कि इनको पासपोर्ट इश्यू ना करें, इनको पासपोर्ट को इश्यू ना करें। एक तरफ पब्लिक डिमांड है कि वापस आए, और दूसरी तरफ पासपोर्ट ऑफिस में ये इंस्ट्रक्शन है एज ऑफ टुडे कि इनको पासपोर्ट इश्यू ना करना। यू नो, दिस इज हिपोक्रेसी। लेकिन आप, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं इंशाल्लाह, मेरी सर्वाइकल का इशू है, वो कोविड की वजह से मेरी भी यानी जो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होती रही है, मैंने 3 दफा मेरी हुई है मेजर इंटरवेंशंस, तो वो फैसला होगा मेरे मेडिकल, मेरी मई में रेगुलर अपॉइंटमेंट थी। ऑब्वियसली जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो मेरे जो रिव्यू है मैंने रिक्वेस्ट की है कि जल्दी हो जाए। अब आ गया कि जी मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि नहीं, PMLN को अगर मिलता है, देखिए अभी हम कंबाइंड अपोजिशन, काइंडली जरा इसको कंसिडर कर लें। ये पोर्टफोलियोज बांटे जाएंगे बिटवीन दी कंबाइंड अपोजिशन। कुछ हमारे पास आएंगे, कुछ पीपल्स पार्टी के पास जाएंगे, बाकी जमातें जो हैं अपना JUIF के पास जाएंगे। तो उसमें अगर फाइनेंस हमें मिलता है इंशाल्लाह, तो ये जरूरी नहीं है कि मेरी मौजूदगी हो और हम काम करके दिखाएं। मेरी यहाँ से कंसल्टेशन हर काम पे
फ्रीक्वेंट होती है मेरी अपनी टीम के साथ, जब हम अपोजिशन में थे फिर भी और आजकल भी हो रही है। आजकल तो बहुत सुपर हो रही है और एनफ रेस्ट भी नहीं मिलता। तो वो मेरा आने या ना आने से इमीडिएटली कि ऑब्वियसली मैंने आना इंशाल्लाह। मैं रीदा बीबी, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, वो मेरे साथ जुर्म हुआ हुआ। वो ये है कि मुझे एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट 74 इंग्लैंड से जिसने कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले नहीं की, उसके ऊपर इतना घनौना इल्जाम लगा दिया कि 20 साल इसने टैक्स रिटर्न पाकिस्तान में दी नहीं, कैटेगोरिक जीआईटी, द फेमस जीआईटी। तो बात यह है जी कि आप इतना जुल्म करें जो आप अल्लाह को जवाब दे सकते हैं। तो वो मैं आऊंगा इंशाल्लाह। ये तो सारा हवा में उड़ जाना है। डॉक्टर साहब कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपके जहन में कोई प्लान है पाकिस्तान वापसी का? मेरी जूही मेडिकल जो मुझे होगी जी अभी जो कंसल्टेशन, तो वो एक्चुअली वो मुझे रिकमेंड कर रहा है सर्जरी का सर्वाइकल, एंड वो मेरी फैमिली नहीं मानती। उसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है कि खुदा ना खासा अगर कोई यानी एक्सीडेंटली भी टच हो जाए आपकी जो ज्यादा गर्दन की तमाम नर्व्स वहां से गुजरती हैं, तो कोई आपका कुछ मेजर नुकसान हो सकता है, कोई पैरालाइज को हिस्सा हो जाए इस तरह। तो वो मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है अभी कंसल्टेशन। लेकिन काम नहीं रुका। मियां शहबाज शरीफ आपने देख रहे होंगे आप मीडिया में कि ही इज होल्डिंग मीटिंग्स मईशत के हवाले से, क्योंकि हम अप्रैल में हैं और हमारा ये जो सारा प्रोसेस है ये पीक पे होता है मार्च से ऑनवर्ड्स मई तक। तो वो काम हो रहा है, क्योंकि अभी बजट भी बनना है, बजट की तैयारी की तरफ भी आना है। मैं उसी के हवाले से बात कर रहा हूँ। सर मुझे फिर सवाल पुटअप करने दें कि बजट आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज की गवर्नमेंट बना सकती है, या जो कंबाइंड ऑपोजिशन है, जॉइंट ऑपोजिशन है, काबीना अभी तक 3 दिन में तश्कील नहीं पाई, आप समझते हैं कितना टफ टाइम होगा? प्लस IMF के साथ रीनिगोशिएट करना, किन टर्म्स पे रीनिगोशिएट होना चाहिए? आपका एडवाइस। मैं अर्ज करता हूं, 2 चीजें आपने पूछी, दोनों का जवाब देते। हमने बजट जो बनाने की स्पीड है वो शायद ही पाकिस्तान में कभी साबित हो सके कि वो जो स्पीड थी। 5 जून 2013 को मियां नवाज शरीफ साहब ने हल्फ लिया था, 7 जून 2013 को मैंने हल्फ लिया और 12 जून 2013 को हमने बजट दे दिया था 2013-14 इफ यू रिकॉल। तो उस उतना स्पीड से तो कोई बजट नहीं बना। हाँ, मैं फ्रैंकली और द ट्रूथ इज कि हमने जब इलेक्शन में जीत दिया था तो मैं बजट में काम शुरू कर दिया था मैंने ऑलरेडी ऑन माय ओन। मैं जाहिर है कि मैं मिनिस्ट्री तो नहीं जा सकता था, लेकिन मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। एक तो ये हो गया, तो बजट बनाना मुश्किल नहीं है, वी गॉट एनफ टाइम एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू गिव अ गुड बजट, वी मीन PMLN एंड द कंबाइंड ऑपोजिशन, नंबर 1। नंबर 2, IMF, देयर इज अ सीरियस रिक्वायरमेंट कि आप IMF के साथ सीरियस यदि रिव्यू उनको कहें, जो प्रोग्राम अभी है वो डूएबल नहीं, सो वी विल हैव टू वर्चुअली एंटर इनटू अ न्यू प्रोग्राम और उनके साथ हमें उन चीजों के ऊपर प्रोग्राम तय करना पड़ेगा जिसमें हमें अवाम का इंटरेस्ट सामने रखना होगा, हमें पाकिस्तान की मईशत और ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखना होगा। ये जो पिछली हुकूमत ने किया, आप आई एम श्योर यू वुड रिकॉल कि असद उमर साहब ने IMF जाने से पहले कहा जी हमने तो रुपए को खुला छोड़ दिया, हमने इंटरेस्ट को फ्री छोड़ दिया है, वो तो जहां एडजस्ट होते जाएं। That is not the solution. That was and that is the biggest cause of पाकिस्तान में महंगाई कि जब आपने रुपए को खुला छोड़ा, वो एक साइकिल है, आपने वो तबाही हो गई। उसके बाद अब अच्छा बाई द वे डिवैल्यूएशन ऑफ एनी करेंसी क्यों होती है? वो कहते हैं जी एक्सपोर्ट्स बढ़ती है। हमारे भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आगे टीवी में आके उस वक्त किया करते थे, हमें सरमन देते थे जब हमारी गवर्नमेंट थी कि जी ये इसहाक डार डॉलर को यानी नहीं जाने देता, एडजस्ट नहीं होता रुपये को, इसलिए एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती। एक्सक्यूज मी, आज मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि पाकिस्तान में पिछली हुकूमत ने ऑलमोस्ट 56% डिवैल्यूएशन की और आपने 122 पे केयरटेकर गवर्नमेंट से लेके 190 पे ले गए, कितनी आपने एक्सपोर्ट बढ़ाई? पहले 3 साल में $800 मिलियन। आपके कर्जे 1 रुपए लिए बगैर कितने बढ़े? 4000 अरब, $20 बिलियन। ये कौन सी है? आपकी एक्सपोर्ट 8% है आपकी GDP की, आप 90% इकोनॉमी को तबाह कर दिया आपने। तो ये बड़ी दुख भरी बातें हैं। इनको अब जो चले गए हैं अब उनको क्या कहना है, लेकिन इन सारी चीजों को ठीक करना है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, IMF से हमें रीनिगोशिएट करना है वो प्रोग्राम जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में हो, जो अवाम के इंटरेस्ट में हो और जो पाकिस्तान की मईशत के इंटरेस्ट में हो। दैट विल बी टफ टास्क एंड वी हैव टू नेगोशिएट एंड रीनेगोशिएट, इंशाल्लाह होगा। क्योंकि उसके बगैर ये पुराना प्रोग्राम आगे नहीं आप चला सकते विदाउट अमेंडमेंट, या वो अमेंड होगा या नया प्रोग्राम बनेगा, लेकिन उसकी जरूरत है। IMF इस वक्त ये यानी पिछले कई दहाइयों में ये अब एक किस्म का फाइनेंशियल डॉक्टर है। अगर IMF आपका हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं देता कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप वर्ल्ड बैंक
IBRD, IFC, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कोई आपसे डील नहीं करेगा। यही वजह थी कि 2013 के शुरू में वी वर डिक्लेयर्ड इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री, और तमाम अदारों ने अपना पैसा, नया प्रोग्राम देना, नया आपको पैसे देने बंद कर दिए थे। और इसी वजह से कैलकुलेटेड यानी अनाउंसमेंट थी दुनिया में कि जी पाकिस्तान की जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी उसको 6 से 7 महीने में डिफॉल्ट डिक्लेयर करेंगे। दिस इज रियलिटी। तो हमें वो प्रोग्राम पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रख के करना होगा। ये मेरा आज से सर, यानी कि आप समझते हैं, सॉरी टू कट यू इन, आप समझते हैं कि IMF के पास जाना लाजमी होगा, मजबूरी होगी, उसके बगैर सर्वाइवल नहीं हो सकेगा मईशत का? अंडर द सर्कमस्टांसेस यस। हमने जहां इकोनॉमी को हम जहां ले गए थे 2016 में, सितंबर 2016 में, हाँ। और हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, अगर पाकिस्तान में डॉन का ड्रामा और पनामा का ड्रामा ना होता, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना होती, पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत उन्हीं स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज पे आगे चलती, बजाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और उनको ना समझ थी, ना उनका इंटरेस्ट था, ना उनकी गवर्नेंस ठीक थी। तो वो फिर शायद आपको कभी IMF के पास नहीं जाना पड़ता। सारी दुनिया जो है, इंक्लूडिंग अमेरिका, इंक्लूडिंग जापान, इंक्लूडिंग यूरोप, दे ऑल बोरो, लेकिन वो बोरो करते सेकेंडरी मार्केट से, वो उसके साथ कंडीशन अटैच नहीं होती। आप इस वक्त जो है उस पॉइंट पे है कि आपको IMF के पास जाना होगा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन रीजन कि डॉन से लेके पनामा से लेके नई गवर्नमेंट और नई गवर्नमेंट से लेके उनकी तबाही मईशत की और ग्राउंड करके मईशत को उन्होंने रख दिया। अब हमें जाना होगा और एक प्रोग्राम हमें करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, ऐसे का शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं जनाब इसहाक डार साहब से इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का सिलसिला दोबारा से यहीं से जोड़ते हैं। स्टे विद अस।